हाँ तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या और कैसे किसी नंबर को देख के पता लगाएंगे कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल। अभी तक आपने पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 तो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर सिंपली p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो नंबर देखते ही पता लगा लेंगे कि नंबर रेशनल है। ठीक है, अगर देखें 1/2 7/8 -5/8 -3, अगर मैं इन तीन नंबरों को देखूं तो ये नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में, इस नंबर को देखूं तो इसमें p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 2, इसमें p इक्वल टू 7 q इक्वल टू 8, इसमें p इक्वल टू -5 q इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं तो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। -3 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो इसमें p इक्वल टू -3 q इक्वल टू 1, तो इस नंबर को मैंने p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या कि ये नंबर भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है या उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब अगर कोई नंबर सिंपली p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ या किसी नंबर को हम सिंपली p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमें इजीली बता देंगे कि नंबर p अपॉन की नंबर रेशनल है इरेशनल। ठीक है, तो अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो रेशनल होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जो डेसिमल वैल्यू में आती है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3.5 बार, अगर इसे आप देख के बताओ कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, तो मेन जो प्रॉब्लम आती है डेसिमल वैल्यू में आती है कि डेसिमल वैल्यू का कैसे पता लगाएंगे कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। तो उसे जानने के लिए कि डेसिमल वैल्यू रेशनल है या इरेशनल है, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम 4 टर्म्स की करेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म। सबसे पहले टर्मिनेटिंग टर्म, अगर किसी नंबर p को मैं q से डिवाइड करूं, मान के चलो कोई नंबर है 11/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5.5 हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम आने पर रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया। टर्मिनेट का मतलब हो जाना किसी पॉइंट पे खत्म हो जाना। ठीक है, तो इसकी अगर मैं एक डेसिमल वैल्यू लिखूं 5.5 जो 11/2 के बराबर है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना, एक टाइम आने पर रिमाइंडर 0 हो जाना। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का टर्म का मतलब होता है कि अगर मैं एक नंबर लिखूं 1/3, अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो मुझे बार बार मिलेगा 0.333 इस टाइप से मिलेगा। इससे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे रिपीटिशन किसका है, 3 का, तो इसका मतलब कि यहाँ पे डेसिमल लगा 0.3 पर क्या लगा दूंगा, बार। बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, रिपीटिंग टर्म का मतलब होता क्या है, रिपीटिंग टर्म का मतलब देखो इसी में देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसमें बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक तो पहली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये आगे इसी तरीका से बढ़ता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो डिजिट है, जो 3 है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे वो क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग टर्म का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम देखेंगे पाई की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पाई इक्वल टू 3.141596535, ऐसे ही इसकी इनफाइनाइट तक वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। अगर किसी अगर किसी नंबर को p को अगर q से मैं डिवाइड करूं और मुझे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कि डेसिमल के बाद वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग टर्म। ठीक है, तो आपने देखा टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, जो एक पॉइंट आने पर खत्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, जो इनफाइनाइट तक जाए। रिपीटिंग क्या होती हैं, जो इनफाइनाइट तक तो जाए तो सही लेकिन क्या होने लगे कि कुछ उसकी डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट रिपीट होने लगे, तो उसे बोलते हैं रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज इनफाइनाइट तक जारी है लेकिन क्या है कि वो कभी रिपीट नहीं होती, जैसे पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके बेस पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, कोई भी नंबर, डेसिमल नंबर की बात करूं, कोई भी डेसिमल नंबर को मैं देखते कैसे पता लगाऊंगा कि नंबर रेशनल है, अगर वो एक टाइम आने पर टर्मिनेट हो रहा है तो वो नंबर रेशनल होगा, या वो रिपीट होने लगे, या वो रिपीट होने लगे। अगर एक टाइम आने पर डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाए या वो रिपीट होने लगे तो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे इरेशनल नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर जो होगा उसके लिए 2 कंडीशन होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
कोई भी नंबर रेशनल नंबर होगा अगर इन दोनों कंडीशन में से तो कोई एक भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो टर्मिनेट हो जा रही है डेसिमल के बाद वैल्यू तब भी वो रेशनल होगा, अगर वो रिपीट होने लगी तब भी वो रेशनल होगा। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी एक कंडीशन उसके में अप्लाई हो जाए, ठीक है। डेसिमल जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें अगर कोई एक कंडीशन भी अप्लाई हो जाए तो नंबर क्या होगा, रेशनल। लेकिन रेशनल नंबर के लिए दो कंडीशन जो जरूरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब क्या कि कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे पाई की वैल्यू, देखो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका मतलब ये क्या है कि नॉन टर्मिनेट है और ये कभी भी इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होती, तो इसका मतलब क्या कर नॉन रिपीटिंग है। तो इसलिए पाई को बोलते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब बच्चों को जो मेन कंफ्यूजन है वो कहाँ आता है कि वो आता है पाई और 22/7 में, ठीक है। कि पाई जब इरेशनल नंबर है तो 22/7 भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि 22 क्योंकि 22/7 की जो किसकी वैल्यू होती है, पाई की। बेटा इतना याद रखना कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो इसलिए क्या है कि पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर। अगर 22/7 को अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 3.142857 तो ये 6 डिजिट एक टाइम आने पे रिपीट होने लगी। अगर रिपीटेशन है तो ठीक है, नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। वैसे भी वो P/Q की फॉर्म में है तो नंबर वैसे भी रेशनल नंबर होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि पाई एक रेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब क्या है कि कोई भी नंबर के रेशनल और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो किसी की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, मान के चलो मेरे पास किसी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो क्या उस वैल्यू को मैं कहीं पे डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं, उस वैल्यू को हम कहीं डिफाइन नहीं कर सकते जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। अगर मैं पाई की वैल्यू 3.1 को इसको डिफाइन करने लगूँ, आप अगर यहाँ पे 1 मानूँ, यहाँ पे 2 मानूँ और यहाँ पे 3 मानूँ और यहाँ पे 4 मानूँ, तो इसके और इसके बीच में आनी चाहिए, इसके बीच में आएगी। लेकिन मैं इतनी भी डिफाइन कर दूं लेकिन इसके बाद तो अगली डिजिट भी आएगी, उसे कहाँ डिफाइन करूंगा मैं? ऐसे ही इसका मतलब क्या होता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर को, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं उनकी फाइनाइट वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि वो P/Q के फॉर्म होते हैं, उनकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे P/Q इसकी P/Q की फॉर्म है। तो इस नंबर को इसकी एक फाइनाइट वैल्यू 1 और 2, तो 1 और 2 मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये 1 ये 2, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, अगर दो रेशनल नंबर है 1 और 2, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो मैं जो कहूंगा इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर मैं 1 से 2 की तरफ जाऊं तो मुझे 1.1 भी मिलेगा, 1.2 भी मिलेगा, 1.31 भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हो, कितने भी नंबर 1.3, 5, 7 ऐसे ही बार बार डिजिट बढ़ाऊंगा मुझे बार बार डिफरेंट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर रिप्रेजेंट लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इरेशनल नंबर को केवल हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उसकी P/Q की फॉर्म होगी, ठीक है। अगर उसकी P/Q की फॉर्म होगी तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान के चलो कोई डेसिमल वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे 2.57 मैंने यहाँ पे लिखा, ये टर्मिनेट हो रही है एक टाइम आने पर। जब टर्मिनेट हो रही है इसका मतलब क्या, रेशनल नंबर है तो इसकी P/Q की फॉर्म होगी। P/Q की फॉर्म निकालेंगे कैसे? 100 की अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे कर दूं तो ये कितना होगा, 257/100। 100 ही क्यों करी? क्योंकि इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मुझे डेसिमल खत्म करना है, ठीक है। तो 100 की मल्टीप्लाई करी और इतने से डिवाइड करा तो 257/100। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 257 में 100 से डिवाइड करूँ तो मुझे वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर कोई टर्मिनेट वाली वैल्यू है तो उसका तो मैं P/Q की फॉर्म इजीली निकाल लूंगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत जो आएगी अगर मैं मान के चलो नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या रिपीटिंग है। अगर मैं 0.3 की बात करूं, ये 0.3 बार की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है 0.3 बार का मतलब क्या है कि 0.333, इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मैं
3 में बार में कितने की मल्टीप्लाई करूं, 10 की करूं, 10 की करूं, मैं सोच नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसका अलग पैटर्न होता है कि इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या करूंगा मैं, x से इक्वल रखूंगा, x इक्वल टू 0.3 बार मतलब 0.333 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जब ये एक रेशनल नंबर है तो इसकी कुछ ना कुछ पी अपॉन क्यू की फॉर्म होगी, तो मैं उसे कैसे फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले ये देखना। तो इसे सबसे पहले x से इक्वल रखूंगा। अब जितनी डिजिट पर बार हैं उतने से दोनों इस इक्वेशन को फर्स्ट मानूंगा और इतनी ही इक्वेशन फर्स्ट में इतने से मल्टीप्लाई, अगर 1 पे बार है तो 10 से, 2 पे बार है 100 से, 3 पे बार है तो 1000 से। ठीक है, तो 1 पे बार है यहाँ पे तो मैं 10 से करूंगा। 10x इक्वल टू 0.333 इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, कितना, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाऊं तो मेरे पास क्या होगा, 9x इक्वल टू 3.00 मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू 3/9। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल है, x, और x की वैल्यू क्या है 3/9। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 3 को 9 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा 0.3 बार। ठीक है, 0.333 ये वैल्यू मिलेगी, मतलब इसकी जो p अपॉन क्यू की फॉर्म है वो है 3/9। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन लूँ 0.35 पर बार, तुम सबसे पहले मैं इसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3535, इसका मतलब ये 35 का रिपीटेशन है, इनफाइनाइट तक लिख सकता हूँ। तो इसे मुझे सबसे पहले x इक्वल मानना है। ठीक है, कितने पर बार है, अगर 2 पे बार है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, 100x इक्वल टू 35.35। ठीक है, 35 इनफाइनाइट तक। अब इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट घटाऊंगा मुझे कितने मिलेगा 99x इक्वल टू 35.00। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या रहेगा 35/99। ठीक है, x किसके इक्वल है 0.35 बार, इसका मतलब क्या है 0.3 बार का मतलब क्या हुआ कि ये 35/99। ठीक है, अगर मैं 35 को 99 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा 0.353535 ऐसे मिलेगा, मतलब 0.35 बार मिलेगा। अब यहाँ से एक पैटर्न बनना है कि जब मैंने देखा कि एक डिजिट पर यहाँ पे बार था तो एक 9 नीचे आया, बाकी जो डिजिट थी वो ऊपर आई। अगर 2 डिजिट पे बार था तो यहाँ पे देखा कि मैंने 2 9 नीचे देखे। ऐसे ही एक पैटर्न होता है और एक पैटर्न बनता है। अगर माने कि चलो डेसिमल के बाद ये 235 लिखा हो और तीनों डिजिट पर बार है और इसकी मुझे पी अपॉन क्यू की फॉर्म निकालनी है, तो इसे मैं डायरेक्टली करूँगा 235/999। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये कटता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये 235/999 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने पर बार है, जितनी डिजिट पर बार है उतने को ही नीचे लिखो। ठीक है, अब ये क्या, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है क्या, नहीं, ये केवल ये जो कंडीशन है केवल अप्लाई ये केवल जब बार डेसिमल के तुरंत जो बाद आने वाली डिजिट है वहां से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे 0.235 ये बार यहां से स्टार्ट ना होकर ये यहां से पहली डिजिट से स्टार्ट हो, तो इसका आंसर क्या होगा 235/999। ये इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। अगर बार तुरंत स्टार्ट ना होगा कुछ डिजिट छोड़ के, जैसे कि मान के चलो 0.235, ठीक है ये है। ठीक है, और बार में यहाँ 2 से स्टार्ट ना करके 3 से स्टार्ट करूँ, इसका मतलब क्या है कि 3, ये इसका मतलब क्या है कि 2 का रिपीटेशन नहीं है, 35 का रिपीटेशन है इस तरीके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये केवल उस कंडीशन में अप्लाई है जब डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट से बार स्टार्ट हो जाए, तो तब आप सीधे इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट ना होगा, एक 2 डिजिट छोड़ के या 4 डिजिट कितनी भी डिजिट छोड़ के हो सकता है, तब करना कैसे, तब उसी लॉन्ग मेथड से करेंगे। सबसे पहले इसे x मानेंगे। ठीक है, अब कितने पे बार है, कंसेप्ट वही रहेगा, जितने पे बार है इतने उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 पे बार है तो 100 से करेंगे, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.5353। ठीक है, अब इसे मैं कैसे ब्रेक करूंगा कि इसे अगर देखो कि 23 ऐसे इसे लिख सकता हूँ 0.5353 लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर क्या देखना मुझे कि मेरे पास 0.23 की वैल्यू है 0.2353 ठीक है इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं इसकी जगह x रख देता। अब मुझे इस 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे 2 रहे और बाकी जो 3 है बचा हुआ मैं इसके साथ ऐड कर दूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा 23 प्लस 0.3 प्लस 0.3535। अगर मैं 0.3 को 2 में ऐड कर दूं तो 0.5
3535 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब 0.2353 इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, x है। 0.3 को मैं 23 के साथ ऐड करूंगा तो ये कितना, 23.3 प्लस x, ये किसके इक्वल है, 100x। 100x में से x गया 99x इक्वल टू 23.3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23.3 अपॉन 999। इस डेसिमल को खत्म करूंगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 233 अपॉन 990, ठीक है। तो ये जो डेसिमल वैल्यू है, ये जो डेसिमल वैल्यू है 0.235 पर बार, तो इसकी जो P अपॉन Q की फॉर्म क्या होगी, 233 अपॉन 990, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर बार तुरंत स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे तुरंत डेसिमल के बाद तुरंत कौन सी डिजिट, 2 से स्टार्ट होता है, तो तब क्या होगा, तब उसका आंसर सीधे लिखेंगे, जितनी डिजिट पे बार है इतने ही 99 नीचे आएंगे। लेकिन अगर डिजिट छोड़ के, तो उसका केवल एक ही मेथड होगा, ना उसकी कोई शॉर्ट मेथड होगा, केवल लॉन्ग मेथड के द्वारा ही करेंगे। और